आज पुनः समाजशास्त्र के कुछ टॉपिक को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ जो क्लास 11th से रिलेटेड है। पिछले वीडियोज में हमने समाज की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम समाज की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज की विशेषता है क्या, इसके बारे में देखते हैं। पहला है, कहता है कि समाज की विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो कहता है समाज की कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं। समाज की कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित है। पहले इसमें होता है, कहता है कि समाज अमूर्त है। समाज क्या है? अमूर्त है। दूसरा कहता है समाज में पारस्परिक जागरूकता होती है। तीसरा कहता है समाज में समानता एवं विभिन्नता दोनों का समावेश होता है। चौथा नंबर कहता है समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों होता है, यानी लोग सहयोग भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है समाज में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। उसके बाद कहता है समाज में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। और लास्ट कहता है कि समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, यानी कहने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि और भी चीजें उसमें समाहित हैं। तो ये था समाज की विशेषता के बारे में, यानी जिसमें 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आइए हम एक एक पॉइंट के बारे में जो है अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम समाज, कहता है समाज अमूर्त है। तो समाज अमूर्त है तो क्यों है, यानी मूर्त क्यों नहीं है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहला पॉइंट नोट करते हैं कि समाज क्या है? अमूर्त है। समाज अमूर्त है, इसके बारे में बताते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं कि समाज अमूर्त क्यों है। राइट महोदय ने बताया कि समाज में व्यक्तियों का समूह ही नहीं, समाज में व्यक्तियों का समूह ही नहीं बल्कि समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। बात समझ गए ना? का समाज जो है वो खाली व्यक्तियों का एक समूह नहीं होता, केवल कहा व्यक्तियों का समूह ही नहीं बल्कि उस समूह के सदस्यों के बीच स्थापित व्यवस्था जो होती है उसे समाज कहा जाता है। और इसी दृष्टिकोण से यह अमूर्त होता है, यानी यह मूर्त नहीं होता है। कहने का मतलब कि केवल लोगों के एक जगह इकट्ठा हो जाने से या कुछ लोगों का ग्रुप बना लेने से वो समाज नहीं कहलाता, बल्कि उसके जो सदस्य हैं उनके आपस में कैसे संबंध हैं वो उस पर निर्भर करता है। इसीलिए जो है इसे अमूर्त कहा जाता है। दूसरा पॉइंट था पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता कहता है पारस्परिक जागरूकता जो है समाज का महत्वपूर्ण तत्व होता है, यानी इसका एक अंग होता है। और इसकी दशा में यानी पारस्परिक जागरूकता की दशा में स्थापित किए गए संबंध ही समाज का निर्माण करते हैं। यानी जब व्यक्ति के अंदर जागरूकता होती है तो उस जागरूकता के कारण ही एक समाज का निर्माण होता है। और एक चीज और आपको बता दें, वो जो समाज बनता है, जिस समाज का निर्माण होता है, वो समाज हमेशा प्रत्यक्ष ही नहीं होता बल्कि वह कुछ परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष भी होता है। यानी कहने का मतलब जैसे समाज में अब बात करोगे कि जो है जो जागरूकता होती है, जैसे पिता पुत्र की, भाई बहन की, माता पिता की, बात समझ गए ना, माता पुत्र का या पुत्री का, तो कहने का ये तो भौतिक संबंध होते हैं, बात समझ गए। लेकिन बात जागरूकता की जहां आती है तो कहता है उसमें जो है जब व्यक्ति जागरूक होता है, क्योंकि जागरूकता ही समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, और जब व्यक्ति जागरूक होता है तो वो लोगों से जो उसके बीच संबंध स्थापित होते हैं उससे एक नए समाज का निर्माण होता है। और वह समाज उस समाज में जो जागरूकता होती है वो कभी दिखाई भी देती है और कभी नहीं भी दिखाई देती, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो ये 2 पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम फिर बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो आइए देखते हैं कि समाज में समानता तथा विभिन्नता दोनों का समावेश क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि समानता का आशय क्या है, तो समानता का आशय होता है दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों की समानता से। अब दृष्टिकोण और
उद्देश्यों की समानता का क्या मतलब होता है? जैसे देखिए, समाज में हर कोई व्यक्ति क्या होना चाहिए, उसको अपनी समस्याओं को अपने समूह के लोगों से कहने का मतलब कि देखिए, एक कोई भी व्यक्ति हो तो वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हर कोई एक समान नहीं हो सकता। तो निश्चित है समानता मतलब समस्याएं आएंगी, तो उसे जो है क्या करना चाहिए कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए या जो भी दृष्टिकोण है उसको वो अपने जो है लोगों के बीच उसे रखना चाहिए। अगर ऐसा रखता है तो इसका मतलब उसमें समानता है, उसमें क्या है, समानता है। दूसरा कहता है विभिन्नता का आशय। तो विभिन्नता क्या होती है? रुचियाँ आती हैं, कार्य आते हैं, योग्यता आती तथा स्वार्थ आते हैं, ये विभिन्नता है। अब कहो कैसे? रुचियाँ, कार्य, योग्यता और स्वार्थ। अब जैसे देखिए, हर कोई के अंदर एक समान ना तो रुचि होगी, न एक समान कार्य करने की क्षमता होगी, न एक समान योग्यता होगी, और स्वार्थ भी एक समान नहीं होगा। क्यों? कोई डीएम बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई जो है टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। ये उसकी अलग अलग जो है क्या होते हैं, रुचियाँ होती हैं, उसकी योग्यताएं होती हैं। इसी प्रकार से आप देखें तो अगर बात हम महिला और पुरुष की करें तो दोनों समाज में जो है अपने अपने कार्यों के द्वारा उस समाज का सहयोग करते हैं। यानी अगर वास्तव में बात करें तो कहने का मतलब यह है, अगर इसका आशय अगर हम निकालते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि समाज में समानता और असमानता दोनों का होना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं असमानता की अपेक्षा समानता जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए समाज में जो है समानता और विभिन्नता यानी असमानता जो है दोनों का समावेश होना चाहिए। उसमें अगर कोई कहे कि क्या अधिक है इम्पोर्टेंट है, तो उसमें इम्पोर्टेंट है समानता। अब अगर हम बात आगे करें कि सहयोग और संघर्ष की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सहयोग और संघर्ष की अगर बात करते हैं तो जॉर्ज सीमेन महोदय ने बताया कि समाज में दोनों प्रकार की शक्तियां शामिल हैं। कौन कौन सी? सहयोग की भी शक्ति शामिल है और संघर्ष की भी शक्ति शामिल है। अब कैसे? कहता ये तो वो जो एक दूसरे को एकता के बंधन में बांधती है, यानी वो क्या कहलाएगा, सहयोग कहलाएगा। दूसरा वो जो एक दूसरे को अलग करती है, यानी वहां क्या होता है, संघर्ष होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सहयोग और संघर्ष क्या होते हैं या कैसे मतलब कि प्रकार क्या है, तो सहयोग भी दो प्रकार का होता है और संघर्ष भी दो प्रकार का होता है। कैसे? अगर हम सहयोग की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात होती है। प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की जब बात करेंगे तो जैसे प्रत्यक्ष सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि हाँ, तो अगर हम बात करें सहयोग और संघर्ष की तो कहा सहयोग भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। अब प्रत्यक्ष सहयोग की अगर बात करें तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जो बच्चे अगर देखिए, अगर खेल से आपको जो है रुचि है तो अगर कोई टीम है, ध्यान दीजिएगा, कोई टीम है तो टीम के जितने मेंबर होते हैं वो एक दूसरे का प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। उसी तरह से परिवार का कोई सदस्य है, क्या है, परिवार का कोई सदस्य है तो वो भी अपने फैमिली का जो मेंबर है उसका अगर कोई कार्य होता है तो वो भी उसका क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से उसका सहयोग करता है। तो दो एग्जाम्पल्स हैं प्रत्यक्ष सहयोग के, टीम हुआ, टीम का प्लेयर हुआ, दूसरा परिवार हुआ जिसके मेंबर्स होते हैं। अगर हम अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करें तो देखिए यहां पर आता है श्रम आता है, श्रम विभाजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन। जैसे होता है ये अप्रत्यक्ष सहयोग हुआ। जैसे मान लीजिए कोई आप काम करते हैं या किसी का कार्य है
उसको किसी ने जो है मान लीजिए वो नहीं आया तो दूसरे ने उसकी अनुपस्थिति में उस कार्य को कर दिया, वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष जो है मतलब सहयोग कहलाता है। इसी प्रकार से अगर हम संघर्ष की बात करते हैं तो संघर्ष भी तो होता है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष में जो होता है वो जैसे मान लीजिए झगड़ा हुआ पति पत्नी के बीच, पति पत्नी के बीच है ना, मतभेद हुआ यानी विवाह विच्छेद जिसे बोलते हैं, तो ये होता है प्रत्यक्ष संघर्ष। ये जैसे झगड़ा हुआ, जैसे कोई आपस में झगड़ा कर लिए, इसको प्रत्यक्ष संघर्ष बोलते हैं। दो ग्रुप के लोगों ने आपस में झगड़ा कर लिया, जब पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद हो गया जिसे डाइवोर्स बोलते हैं, है ना, तो वो जो है ये प्रत्यक्ष संघर्ष में आता है। अप्रत्यक्ष संघर्ष की अगर हम बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष संघर्ष में जो है देखिए उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंपटीशन। क्या है? कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। ये अप्रत्यक्ष संघर्ष आता है जहां पर एक स्टूडेंट हमेशा दूसरे स्टूडेंट को पीछे करने की होड़ होती है। उसमें दूसरा होता है जो है शीत युद्ध बोलते हैं, कूल वार, मतलब समझ गए ना, कूल वार का मतलब समझ गए होंगे। शीत युद्ध कहा जाता है, शीत युद्ध यानी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध न करके दूसरे माध्यम से किसी को मात दे देना। जैसे देखा है अभी देश के बीच जैसे बात अगर हम इंडिया पाकिस्तान की करें या इंडिया चाइना की करें या अमेरिका की जो है अभी जो है वहाँ क्या नाम है ईरान की करें, तो वहाँ देखिए वो तो जैसे मान लीजिए बात इंडिया चाइना की करें या इंडिया पाकिस्तान की करें, तो क्या होता है कि बातों के माध्यम से वो एक दूसरे को डिबेट करके जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में लगे रहते हैं। इसको बोला जाता है शीत युद्ध। तो अप्रत्यक्ष संघर्ष का दो एग्जाम्पल था, शीत युद्ध और कंपटीशन, प्रतियोगिता। और संघर्ष में झगड़ा, पति पत्नी के विवाह विच्छेद, और सहयोग में प्रत्यक्ष सहयोग में आया कि कोई टीम का प्लेयर हो या किसी परिवार का कोई सदस्य हो, वो एक दूसरे का जो है प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। और अप्रत्यक्ष में आता है श्रम विभाजन, यानी किसी को कोई कार्य दिया गया, किसी कारणवश वो नहीं आ पाता है तो कोई दूसरा कर देता है, तो उसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। तो ये यहाँ तक था, आगे और बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता है क्या? कहने का मतलब कि यह भी समाज का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जहां पर लोग अपनी जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे अगर एक फैमिली की ही बात कर लें हम, तो पिता पर उसका पुत्र निर्भर रहता है, एक अभिभावक पर उससे रिलेटेड मेंबर्स हैं वो उस पर निर्भर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है समाज का हर व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। दूसरी है परिवर्तनशीलता। समय बदलने के साथ साथ व्यक्ति की जरूरतों, परिस्थितियों और विचारों में भी परिवर्तन होता रहता है। यही है परिवर्तन। कहने का मतलब कि जैसे जैसे समय बदलता जाता है, व्यक्ति की जरूरतें भी बदलती जाती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके विचारों में परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। यानी कहने का मतलब कि समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए परिवर्तनशीलता उसमें जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको बताएं, एक महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर कोई अच्छी चीज भी अधिक समय तक एक समाज में बनी रह गई तो निश्चित है उसमें भी बुराइयां आ जाती हैं। इस नाते समाज को संतुलित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उसमें परिवर्तन होना जरूरी होता है। इस सृष्टि को
संतुलित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए परिवर्तन होना आवश्यक है। तो जब शिष्ट का नियम है तो समाज भी तो उसी में उसका निर्माण होता है। तो इस नाते परिवर्तनशीलता होना आवश्यक है। बिना परिवर्तन के व्यक्ति के न तो विचारों में परिवर्तन होगा, न उसकी जागरूकता में परिवर्तन होगा। अब जैसे बात करें जरूरत की, पहले के लोगों की जरूरतें कुछ और थी, आज के लोगों की जरूरतें कुछ और हैं। या आप गरीब की बात कर लो, अमीर की बात कर लो, अगर कोई व्यक्ति गरीब है शुरू में तो उसकी ज़रूरतें बहुत, जो जरूरत आवश्यकताएं होती हैं वो कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करता जाता है अपने जीवन में उसकी ज़रूरतें आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो कहने का मतलब समय के साथ परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है कि समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। तो आपको बताएं, जहाँ अगर जैसे भी बात करें हम कि समाज की बात करें कि जहाँ तक कि आपसी जागरूकता जहाँ पाई जाती है तो वहाँ पर जो है केवल मनुष्य में ही ये नहीं पाया जाता है। यहाँ तक कि किंग्सले डेविस महोदय ने ये बताया कि केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी समाज निर्माण करने की क्षमता होती है। अब आप कहोगे ये कैसे? तो आप अगर बात करें उदाहरण के स्वरूप, अगर हम एग्जाम्पल ले लें चींटी की, चींटी देखा होगा ना, छोटा जंतु है, वो भी जहाँ जाता है अपने समूह के साथ जाता है। बात हाथी की कर लो, वो भी जहाँ जाता है अपने समूह के साथ जाता है। यानी कहने का मतलब इससे ये प्रूव होता है, ये क्लियर होता है कि केवल मनुष्य में ही समाज निर्माण करने की क्षमता नहीं होती बल्कि यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी समाज निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये था समाज की विशेषता। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।